नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। अगर आपको पसंद है बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स को पढ़ना या फिर उन्हें डिकोड करना, आपको सीखना है कि इसे किस तरीके से पढ़ना है, कैसे इसे समझना है, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि ऐसा होता है कि देखिए, बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट कंटेंट होते हैं आपकी लाइफ से रिलेटेड, वो बिजनेस न्यूज़पेपर्स में होते हैं, लेकिन इन्हें इस तरीके से लिखा जाता है कि ये किसी नॉर्मली अगर किसी इंसान को इसे डिकोड करना है तो ये उसके लिए बहुत टफ है। चाहे अगर आप लैंग्वेज को देखें या फिर इस तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स लगता है ये लोगों को। तो हम यहाँ पे ये इजी करने आए हैं। तो आप किसी भी फील्ड से हैं, ये फर्क नहीं पड़ता, बिजनेस न्यूज़पेपर्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा काम की चीज़ें यहीं पर आपको देखने को मिलेंगी। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आर्टिकल से। ये है रुपी रिकॉर्ड्स ऑल टाइम क्लोजिंग लो ऑफ 83.28 अगेंस्ट डॉलर। रुपया डॉलर के अगेंस्ट गिर रहा है और अब 83.28 पे एक नया लो बना दिया है इसने। इसके बहुत ही कह सकते हैं प्रोफाउंड इंप्लीकेशंस हो सकते हैं आपकी लाइफ पर। अगर आप आगे लोन की बात कर रहे हो, लोन लेने की सोच रहे हो, चाहे वो एजुकेशन लोन हो, हाउसिंग लोन हो, कुछ भी हो, राइट, या फिर अगर आप जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे हो, राइट, आप कॉलेज में हो या फॉरेन जाने के बारे में सोच रहे हो फॉर एजुकेशन, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए और ओवरऑल आपकी लाइफ के काफी सारे जो डिसीजंस होंगे उनको ये इम्पैक्ट करेगा। अब मैं बताता हूँ कैसे। शुरुआत करते हैं। इंडियन रुपी हिट अ फ्रेश क्लोजिंग लो ऑफ 83.28 यूएस डॉलर के अगेंस्ट ये नया लो बनाया है, ठीक है। और इसका रीजन क्या बताया जा रहा है इस बार? क्रूड ऑयल प्राइसेस, ठीक है, जो कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में। और वो किस वजह से बढ़ रहे हैं आपको पता होना चाहिए। इजराइल और गाजा, ये जो कॉन्फ्लिक्ट अभी चल रही है, इजराइल ने जो अभी काउंटर अटैक शुरू किया है हमास पर, ये रीजन है कि क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं। क्योंकि अनसर्टेनिटी जहां होती है वहां मार्केट इसी तरीके से रिएक्ट करता है। अब जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने स्पेकुलेट किया कि आरबीआई जो है यहाँ पे स्पेकुलेटेड दैट आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो हमारा सेंट्रल बैंक है, इंटरवीन इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कि रुपी को प्रोटेक्ट कर सके। अब रुपी जब बहुत ज्यादा कमजोर होने लगता है तो इसे कौन बचाता है? इसे बचाता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यहां पर अगर आप देखें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगा, रुपी के दाम बहुत ज्यादा गिर रहे हैं तो डॉलर के दाम बढ़ रहे हैं उसके अगेंस्ट, तो यहां पर इसे करना ये होगा कि वो डॉलर को सेल करे, रुपी को बाय करे। क्योंकि जब सप्लाई बढ़ेगी डॉलर की और रुपी की सप्लाई कम होगी तो क्या होगा? सप्लाई कम होने से, डिमांड बढ़ने से प्राइस बढ़ता है, सप्लाई बढ़ने से, डिमांड कम होने से क्या होता है? प्राइस में प्राइस नीचे आता है। तो बेसिकली ये सिंपल तरीका है रुपी के प्राइस को कंट्रोल करने का। तो जो भी स्टेट ओन्ड बैंक है, मतलब हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक है, उन्होंने डॉलर्स बेचे ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल बैंक। जब लोकल करेंसी आई 83.28 अगेंस्ट द ग्रीन बैक, ग्रीन बैक हम यूएस डॉलर को बोलते हैं, याद रखिएगा, कहीं पर ग्रीन बैक लिखा रहेगा तो आपको ये याद रहना चाहिए। रुपी कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा है 83.10 से 83.30 के रेंज में, ये एक रेंज बन गया है रुपी का, ठीक है। और बात करते हैं डॉलर इंडेक्स की, जो कि वापस आया है 107 से 105 पे। अब राइजिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस जो है, ठीक है, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है पूरी दुनिया में। अगर आप देखें तो क्रूड ऑयल के दाम बढ़ने की वजह से काफी सारे इश्यूज आ रहे हैं। चाहे आप इश्यूज देखें कंट्रीज के इन्फ्लेशन फोरकास्ट पे, ग्रोथ फोरकास्ट पे। हमारे अभी पेट्रोलियम जो मिनिस्टर है उनका खुद ये कह रहा था इंटरनेशनल फोरम में, उन्होंने जाके कहा कि इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, इंडिया की ग्रोथ रेट शायद थोड़ी कम हो जाए, वो भी शॉर्ट टर्म में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत सारे दुनिया में ऐसी कंट्रीज है जहां पे पेट्रोल का दाम, क्रूड ऑयल का दाम, माफ कीजिएगा, यहाँ पे पेट्रोल इसका एक कॉम्पोनेंट है। क्रूड ऑयल अगर 100 के पार चला जाए तो लोग पॉवर्टी में आ जाएंगे, लोग भुखमरी से कह सकते हैं, भुखमरी के इश्यूज आ जाएंगे, स्टार्वेशन इश्यूज आ जाएंगे, इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन के इश्यूज आ जाएंगे कई सारी कंट्रीज में। चाहे हमारी नेबरिंग कंट्रीज को आप देखिए, चाहे पाकिस्तान हो या श्रीलंका हो, यहां पर भी इस तरीके के इश्यूज आने लगेंगे। क्यों? सबसे पहले क्रूड ऑयल के बिना कोई रह नहीं सकता, ठीक है। दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है, एक है एनर्जी किसी भी कंट्री के लिए, ठीक है, और दूसरा है फूड। ये दो चीज अगर आपके पास है तो कुछ भी हो जाए, कितनी बुरी सिचुएशन आ जाए, आपकी कंट्री चल जाएगी, ठीक है। लोग एक दूसरे पे, ऐसा नहीं कि सिविल वॉर शुरू हो जाएगा। ये कुछ लोगों का अगर पेट भरा है और लोगों के पास एनर्जी है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आज रशिया के पास ये दोनों चीजें हैं, फूड सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी, इसीलिए वो पूरी दुनिया में हर कंट्री से भी पंगे ले लेता है और फिर भी उसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जीडीपी ग्रोथ रेट उसके लिए ठीक है, ये तो बात की चीज हो गई। लो, हमारा लो इससे कम नहीं हो सकता। हमारा इतना लो आ जाएंगे कि चलो ठीक है, आराम से एनर्जी है हमारे पास, फूड है और बाकी लग्जरी की चीजें ही हैं हमारे लिए अगर आप जीडीपी देखो। लेकिन बाकी कंट्रीज के लिए ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में देखिए कितनी हालत अभी खराब है, हाइपर इन्फ्लेशन का इशू है, अनएम्प्लॉयमेंट कितना बड़ा इशू है, फूड सिक्योरिटी नहीं है, एनर्जी सिक्योरिटी नहीं है। तो उन कंट्रीज की हालत यहाँ पे खराब हो जाती है। और मैं नेबरिंग कंट्री इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन अगर आप अफ्रीकन कंट्री में जाएं तो वहां पे और
ऐसे बहुत ज़्यादा इश्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें जो हमारी कंट्री है ये इस वक्त दो चीज़ों से मेन परेशान है और पूरी दुनिया भी, ठीक है। वो क्या है, एक तो इन्फ्लेशन अगर कंट्रोल में आ जाए तो हम लोग इंटरेस्ट रेट ना कम करना शुरू कर देंगे। इंटरेस्ट रेट कम करना शुरू करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, उससे और बढ़िया ग्रोथ होगी। चाहे स्टॉक मार्केट की आप बात करें या फिर आप बात करें हमारे जो कंपनीज है ओवरऑल, ठीक है, उन सबको फायदा होगा, आपको फायदा होगा। आपके एजुकेशन लोन, होम लोन, कार लोन, ये सारे सस्ते होने लगेंगे। लेकिन ये आरबीआई क्यों नहीं कर पा रही है? क्योंकि इन्फ्लेशन ने हमें परेशान कर रखा है, इसे हम कंट्रोल में नहीं ला पा रहे। और इन्फ्लेशन को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है हमारा क्रूड ऑयल का प्राइस, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा अब दो चीजें क्या है, दूसरी चीज क्या हो जाती है यहाँ पर, दूसरी चीज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है, ठीक है, वो है रुपए को भी स्टेबल रखना। अब रुपए को भी स्टेबल रखना जो है आप कैसे कर पाएंगे जब अनसर्टेनिटी कम होगी, राइट। रुपया देखिए आप काफी 81 82 पे ट्रेंड करा था लास्ट ईयर अगर आप देखें रेंजेस का, और अब 83 के ऊपर ही रेंज बाउंड है। तो ये एक कंसर्न रहेगा कि बहुत जल्दी नहीं बढ़ना चाहिए। ऑफ कोर्स हम डिप्रिशिएट करेंगे बट थोड़ा कंट्रोल के साथ। तो ये कैसे होगा, ये भी जो अनसर्टेनिटी है क्रूड ऑयल प्राइस की, तो ये क्रूड हर जगह आंसर घूम के आ जाता है क्रूड पे। तो आप देखिए कितना इंपॉर्टेंट इसका इम्पैक्ट है कि हम डिस्कस करने के लिए बैठे हैं रुपये और डॉलर का रिलेशनशिप और क्यों ये नीचे आ रहा है, ऊपर और डॉलर ऊपर जा रहा है। और हम डिस्कस कर रहे हैं सबसे ज्यादा यहाँ पे क्रूड के बारे में। हम इन्फ्लेशन डिस्कस करते हैं तो हम क्रूड डिस्कस करते हैं, हम इंटरेस्ट रेट को डिस्कस करते हैं तब भी हम क्रूड डिस्कस करते हैं इस वक्त। तो ये एक अकेला अभी लाइमलाइट लेके बैठा हुआ है अगर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो जरूर इसका ध्यान रखिए, क्रूड ऑयल प्राइसेस को भी इसलिए ट्रैक करिए किस तरीके से क्या इंपैक्ट पड़ता है। अभी तो इंडिया में इलेक्शन है तो देखिए दाम बढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन अगर इलेक्शन जैसे ही खत्म होंगे, अगर ये $100 के ऊपर ट्रेड कर रहा होगा और आप जाएंगे पेट्रोल पंप तो आपको अच्छा खासा प्रीमियम पे वहां करना पड़ेगा। तो आरबीआई हैव सोल्ड 500 मिलियन टुडे, $500 मिलियन आरबीआई ने बेचे। क्या किया इन्होंने, डॉलर की सप्लाई बढ़ाई और रुपी को बाय किया, ठीक है। तो इसी वजह से 83.3 का जो ये मार्क है ये इसे ब्रेक नहीं किया, ठीक है, रुपी ने। और यहां पे हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं 83.3 पर डॉलर जो हमारा रुपी है इसके वैल्यूएशन को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ये चलने वाला है। देखिए अभी ये कोई फाइनल वो वर्डिक्ट नहीं है कि हाँ ठीक है यहाँ आरबीआई ने कंट्रोल कर लिया, ये टेम्पररी है, ठीक है। यहाँ से हो सकता है रुपी और जंप ले ले अगर क्रूड ऑयल के प्राइस इसी तरीके से ट्रेड कर रहे होते हैं अपने अपर लेवल पे। तो हमें सबसे ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हम क्रूड ऑयल के प्राइस पर ध्यान देते रहें। अब ये जो हम बात करें फॉरेन करेंसी जो डेप्रिशिएट हो रहा है, तो ये क्या खराब चीज है बहुत? क्या इससे हमारा कोई फायदा नहीं होना? हम क्यों इसे कंट्रोल कर रहे हैं? देखिए ये हमें डेप्रिशिएट तो होना ही हमें पता है, ठीक है, रुपी आज तक डेप्रिशिएट होता है डॉलर के अगेंस्ट, लेकिन हम नहीं चाहते कि ये एकदम तेजी से हो जाए, ठीक है, सबसे पहले। और इसके फायदे भी किसी ना किसी को मिल ही रहे होंगे, जैसे जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं, है कि नहीं, जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं उन्हें तो फायदा होगा ही, उनकी रेवेन्यू अपने आप ही बढ़ जाएगी। जो करेंसी जो उन्हें मिलने वाली थी उसी की वैल्यू बढ़ गई, तो ऑफ कोर्स हमें फायदा होगा। एक्सपोर्ट कौन करता है इंडिया में? जैसे एक्सपोर्ट हम करते हैं आईटी सर्विसेज, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करते हैं, हमारा आईटी सेक्टर हो गया। उसके अलावा काफी सारे हम चीजें अभी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया तो अच्छे खासे भी कह सकते हैं नए नए प्रोडक्ट्स बना रहा है। इंडिया से कितने सारे इलेक्ट्रॉनिक फोन्स अब देख सकते हैं, आईफोन एक्सपोर्ट हो रहा है। उसके अलावा सैमसंग के फोन्स कितने ज्यादा एक्सपोर्ट होते हैं इंडिया से। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी हम लोग अभी कह सकते हैं कि लीड ले रहे हैं एक्सपोर्ट के मामले में। तो इन सबको फायदा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि इनका एकदम से बहुत ज्यादा फायदा हो जाए और जो हमारे इंपोर्टर्स हैं उनका एकदम से बहुत ज्यादा नुकसान हो जाए। इससे हमारा कोई ओवरऑल नेट फायदा नहीं होगा हमारे देश का। तो हमें किसी पर्टिकुलर सेक्टर को नहीं फायदा पहुंचाना है, हम चाहते हैं पूरी कंट्री टुगेदर ग्रो करे, राइट। तो इसीलिए जरूरी है कि रुपया गिरे लेकिन स्टेबिलिटी के साथ गिरे, ऐसा नहीं कि एक बार में ही पूरा डेप्रिशिएट हो जाए। तो आते हैं अगले आर्टिकल पे। 60% ऑफ द टॉप 500 स्टॉक ट्रेड अबव 1 ईयर टारगेट। अब 60% जो टॉप हमारे 500 स्टॉक्स हैं, टॉप 500 स्टॉक्स आप देख सकते हैं, निफ्टी 500 की लिस्ट है, वहां पर ये ट्रेड कर रहे हैं एक साल का जो इनका टारगेट था उससे ऊपर ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं। और इसका क्या रीजन हो सकता है, आइए डिस्कस करते हैं। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपने देखा होगा, आपने 6 महीने में किसी भी स्टॉक में अगर अच्छे खासे स्टॉक्स में पैसा लगाया 10 स्टॉक में, और मैं उनकी बात नहीं करूंगा जिन्होंने एक ही स्टॉक में सारा पैसा लगा दिया, वो हो सकता है नुकसान में बैठे हो, क्योंकि ये कोई बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी भी नहीं है एक ही स्टॉक में सारा पैसा लगा देना। लेकिन अगर आपने ओवरऑल 5 या 10 स्टॉक में पैसा लगाया है, इक्वल क्वांटिटी में लगाया, 10,000 से लिए अगर आपने 5 स्टॉक्स, तो
मुझे लगता है 99% लोग इस वक्त प्रॉफिट में ही होंगे, जिन्होंने अच्छे से डाइवर्सिफाई किया होगा स्पेशली। और ये उन केसेस में से है जहां जो डाइवर्सिफाइड है उससे ही ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, ना कि जिसने बहुत ही हाई मोमेंटम हाई बेट लिया होगा किसी स्टॉक पे। तो ये देखिए 60% अगर ट्रेड कर रहे हैं 500 में से, तो इनमें से एक ना एक स्टॉक तो आपको जरूर मिला होगा अगर आप इन्वेस्टर हैं तो। और ये 12 मंथ प्राइस टारगेट जो थे इनके, जो एनालिस्ट ने दिए थे, ऑलरेडी उसे क्रॉस कर चुके हैं। तो 267 कंपनीज ऑफ 453 कंपनीज फ्रॉम BSE 500 इंडेक्स। ये BSE 500 इंडेक्स की बात हो रही है, माफ कीजिएगा। मैं वैसे निफ्टी 500 इंडेक्स में भी जो डेटा होगा वो क्लोज टू यही होगा। तो ये कंसेंसस प्राइस जो टारगेट जो दिया था, ठीक है, एनालिस्ट ने, उससे ऊपर ट्रेड करें, ये बताया है ब्लूमबर्ग ने। तो सारी कंपनीज को तो ऑफकोर्स एनालिस्ट ट्रैक नहीं करते, ठीक है, लेकिन जितने ने भी किया है, अगर आप देखें यहाँ पे स्पेशली रेल विकास निगम, RVNL, अपार इंडस्ट्रीज, इंडियन ओवरसीज बैंक, ये तो ऐसी कंपनीज है मैं कहूंगा जो एक साल में 100% बढ़ चुकी है, ठीक है, और वाइड मार्जिन से इन्होंने ओवरटेक किया है अपने टारगेट्स को। और इन कॉन्ट्रास्ट अगर आप देखिए अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस, राजेश एक्सपोर्ट्स, बालाजी एमाइंस, डेल्टा कॉप, ये कंपनीज है जो 12 मंथ प्राइस टारगेट के नीचे चल रही हैं। लेकिन आप ये देखिए डेल्टा कॉप वगैरह तो एक एनॉमली है, क्योंकि न्यूज पे गिरी है, इसके पास इनकम टैक्स ऑफिस के नोटिस आए हैं, आपने पढ़ा होगा 22,000 करोड़ के। तो ये रीजन था इसके गिरने का, नहीं तो इसके पहले ये भी अच्छे खासे लेवल पे ट्रेड कर रही थी, ऐसा कुछ नहीं है। तो जहां भी मोमेंटम है लिक्विडिटी है, ठीक है, जहां भी मोमेंटम है लिक्विडिटी वहीं जा रही है। तो जैसे कोई स्टॉक बढ़ रहा है वहां पे और ज्यादा पैसा आना शुरू हो जा रहा है, ठीक है, उसकी वजह से और फर्दर मोमेंटम बढ़ जा रही है। ये किसका कहना है? ये कहना है अम्बरीश जी का, जो एक इंडिपेंडेंट इक्विटी एनालिस्ट है। तो डिस्पाइट द रीसेंट सेलिंग, आप देखें जो भी हुआ है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने अच्छा खासा यहाँ पे पहले तो बेचा था, ठीक है, इस महीने अगर आप सितंबर को देखें, लेकिन ये नेट बायर रहे हैं ओवरऑल 1.15 ट्रिलियन रुपए के इस साल की अगर आप बात करें, ठीक है। और जो DIIs है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस है, जैसे कि हमारे म्यूचुअल फंड्स हो गए, हमारे इंस्टीट्यूशंस हो गए, इंडियन इंस्टीट्यूशंस, इन्होंने पंप किया 1.40 ट्रिलियन रुपए इन दिस पीरियड। तो अच्छा खासा इनफ्लो आया। और यहाँ पे आप ये देखिए रेल विकास निगम, कंपैरिजन देखिए डिफरेंस का, अपार इंडस्ट्रीज, इंडियन ओवरसीज बैंक, BHEL, और ये सारे वो स्टॉक्स है जो सालों से नेगेटिव है, इनका कोई रिटर्न नहीं है पिछले 10 सालों को अगर आप देखें, लेकिन पिछले एक साल में इतना चल चुके हैं कि इन्होंने बम्पर प्रॉफिट दिया है। मैस्कॉन डॉक शिप बिल्डर्स, अभी IPO आया था इनका, और अब देखिए कहाँ ट्रेड कर रहे हैं ये एक, और ये परसेंटेज देखिए कितने हैं, 295%, 259%, 216%, 160%। इस तरीके के रिटर्न्स देखने को नहीं मिलते जल्दी से मार्केट में इतने कम पीरियड में। तो जरूर आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान से टाइम है निवेश करने का, क्योंकि इतने ऊपर बाय करना भी बहुत रिस्की है। तो थोड़ा ध्यान दें, अच्छे से रिसर्च करें, एंड फोमो में बिल्कुल नहीं आए कि अब तो मैंने देखो यहाँ इन्वेस्ट किया नहीं, तो अब मुझे सारा पैसा अब लगा देना चाहिए। इस तरीके का डिसीजन भी बिल्कुल सही नहीं होगा। डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको ये देखना चाहिए कि कौन से सेक्टर्स हैं जो नहीं चले हैं। जैसे मिड कैप स्मॉल कैप में इतनी अच्छी रैली आई है, लेकिन आप देखिए निफ्टी 50 के स्टॉक्स या 100 स्टॉक्स में इतना भी कुछ खास मोमेंटम नहीं आया। तो जो नीचे है हमेशा उसे बाय करके ज्यादा प्रॉफिट मिलता है, क्योंकि ये स्टॉक्स भी एक टाइम पे, अभी देखें एक साल पहले, अपनी लाइफ के लो पे थे। सोचिए इंडियन ओवरसीज बैंक 14 रुपए पे ट्रेड कर रहा था, RVNL 42 रुपए पे ट्रेड कर रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जिन्होंने बाय किया इन्हें बॉटम पे उन्हें ही फायदा मिला, ना कि जो इन्हें इस वक्त बाय करेंगे। देखते हैं उनका क्या होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।